गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 6 का साइंस बुक देख रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले जाके उसको देखिए। आज हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से ये देखें कि भोजन जो हम लोग करते हैं वो कहाँ से आता है, कैसे कैसे हम लोग भोजन को प्राप्त करते हैं। जानवर से कुछ खाने योग्य चीज़ हम लोग प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे से, चाहे पेड़ पौधे का उत्पाद, वो सभी चीज़ हम लोग देखे पहला चैप्टर में। आज दूसरा चैप्टर देखेंगे, आखिर जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें क्या रहता है, वो हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यकता होती है उसकी, हमारे शरीर में वो जाके क्या करते हैं। तो आज दूसरा चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। मतलब घटक का मतलब उसका भाग, उसमें क्या क्या चीज़ शामिल रहता है उस भोजन में, उस खाने में। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें वास्तव में रहता क्या है। आखिर खाना तो खा लेते हैं, हमारे शरीर की खाना आवश्यकता होती है, खाने के बाद अंदर में क्या क्या होता है, उस खाने से हम लोग को क्या क्या मिलता है, उस खाने में अगर कोई गड़बड़ियाँ हो तो क्या हो सकता है। अगर मान के चलते हैं अच्छा अगर खाना नहीं खा पाते हैं तो उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले है भोजन के घटक, चैप्टर का नाम। इसमें हम लोग आगे देखेंगे क्या है नहीं है। अध्याय 1 में हमने, उससे पहले हम लोग एक सरसरी नज़र पर देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलते चलेंगे। भोजन के घटक में हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें वास्तव में रहता क्या क्या है। जैसे बहुत सारा चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, इस प्रकार से बहुत सारा चीज़ शामिल होता है जो हम लोग खाना खाते हैं, और वही हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। उसमें जो निहित होता है, उसमें जो शामिल उस भोजन में रहता है जिसके लिए हम भोजन करते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट, जो वसा, विटामिन, ये सब जो भोजन में उपस्थित रहेगा, चाहे रहता है, उसको हम लोग कैसे जांचेंगे कि किस में कार्बोहाइड्रेट है, किस में वसा है, किस में शर्करा है, किस में मंड है, किस में विटामिन है। ये सब चीज़ को जांचने का भी तरीका हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हम लोग जान पाएंगे कि किस में क्या चीज़ मौजूद है। उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन चीज़ में क्या क्या चीज़ पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या क्या खा सकते हैं, उसको लेने के लिए, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए क्या क्या खाना होगा। उसके बाद फैट प्राप्त करने के लिए क्या क्या खाना होगा। ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, इसके विषय में भी देखेंगे कि जो अलग अलग पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंचता है खाना के माध्यम से, वो हमारे शरीर के लिए क्या क्या फ़ायदेमंद होती है, हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदा पहुंचाती है। ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, क्या क्या खाने से हम लोग को प्रोटीन मिल सकती है, विटामिन सी क्या क्या खाने से मिल सकती है। ये सब चीज़ हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। संतुलित आहार किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे कि संतुलित आहार किसे कहा जाता है। अगर मान के चलते संतुलित आहार नहीं लिया जाए, सही से संतुलित आहार कोई व्यक्ति नहीं ले पाता है तो उसके अंदर क्या क्या समस्याएं हो सकती है, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू से आराम से लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं, क्योंकि आप जब तक किताब को अच्छी तरह से रीडिंग नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। क्या है, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। व्यंजन मतलब वैरायटी, मतलब भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वैरायटी खाना मिलता है जो हम लोग खाते हैं। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ अलग प्रकार के खाना मिलते हैं, दूसरा जगह अगर वही 100, 150, 200 किलोमीटर के आसपास अगर देखा जाए तो खाना और भाषा में दोनों में अंतर देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वही भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग खाने
का तरीका या खाना का जो वैरायटी है अल देखा जाता है। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अमाप अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। मतलब हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें अन्न, जिसको अनाज से जो बनता है, वो एक चीज़ होगा। बाकी जो दाल सब्जी इस प्रकार में जो होता है वो उसमें शामिल होता है। अब क्रियाकलाप को देखिए। इसमें क्रियाकलाप एक है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से कम एक व्यंजन होता है। अन्न से मतलब जो अनाज हम लोग, जैसे चावल हो गया, चाहे बाजरा से बना, चाहे और किसी से जिससे अन्न से बनता है, उसमें कोई ना कोई एक चीज़ होगा कम से कम। उसके बाद उधर चटनी मिला दे, साग मिला दे, दाल मिला दे, अलग अलग चीज़ अगर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक अन्न से बना चीज़ होगा। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। जो अध्याय 1 में हम लोग बहुत 3-4 टेबल बनाए थे, इसमें से छांटने बोल रहा है। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। बहुत सारा व्यंजन है जो हम लोग नहीं ले पाते। जैसे बहुत सारा ऐसा है स्थिति, जो थोड़ा सा जिसके पास आर्थिक स्थिति, पैसों की कमी होती है, वो साल 2 साल, चाहे ऐसे सोचिए 4 महीना 5 महीना तक वो जो मीट मछली है, अंडा, ये सब नहीं ले पाता है। तो बहुत ऐसा चीज़ होता है, चाहे बहुत ऐसा व्यक्ति होता है जो रोज़ एक ही चीज़ को खाया करते हैं, ताकि उसके पास अलग अलग चीज़ खाने का पैसा नहीं होता है। तो क्या बोलता है कि कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। मतलब अलग अलग प्रकार के व्यंजन हर समय खा सके। हम लोग के बहुत सारे के पास ऐसा नहीं है सामर्थ्य। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? मतलब हमारे शरीर में जो है खाना अलग अलग प्रकार की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? आखिर हम लोग खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है, भूख मिट जाता है, लेकिन खाना अंदर जाने के बाद उसमें बहुत प्रकार के छोटा छोटा जो हम लोग हमारे शरीर को जो उपयोगी चीज़ है, पोषक तत्व उसमें रहती है, जो हमारे शरीर को आवश्यकता भी पड़ती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इसके विषय पर हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ें कि जितना भी हम लोग खाना खाते हैं या तो पादप से मिलता है या तो जंतु से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इन कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। ये जो हम लोग खाना खाते हैं उससे जो हम लोग को मिलता है उसको पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन तथा खनिज लवण है। हमारे भोजन में मुख्य रूप से क्या क्या मिलता है? भोजन जो हम लोग खाते हैं हमारे शरीर को क्या मिलता है? उसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलता है तथा खनिज लवण मिलता है। ये सभी चीज़ हमारे भोजन से हमारे शरीर को मिलता है, जिससे हमारे जो दैनिक क्रिया है वो संचालित होती है। हमारे शरीर में जो चीज़ें आवश्यकता होती है उसको इसके माध्यम से पूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं। रुक्षांश और जल के बारे में, जल तो आप जानते पीते हैं पानी, लेकिन रुक्षांश क्या होता है उसके विषय पर हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। ये सब चीज़ हमारे क्या शरीर को आवश्यकता है? क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण, जल और रुक्षांश। ये हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी
चाहिए, बहुत ज़रूरी है जिस हमारे शरीर को संचालन करने के लिए। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? जितना भी हम लोग खाद्य पदार्थ, जितने भी खाने योग्य चीज़ खाते हैं, उसमें क्या सभी में ये सब चीज़ रहता है? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। वो मतलब हम लोग कुछ परीक्षण मतलब टेस्ट कर सकते हैं कि किसमें कौन सा पोषक तत्व होता है, और उसका क्या टेस्ट करने का तरीका है, कैसे जान पाएंगे, वो इसके विषय पर हम लोग आगे देखेंगे। अभी कौन सा या एक क्या है, इसमें कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके सारणी 2.2 में लिखें। इसके विषय पर हम लोग को लिखना है। मतलब है कि ये तीन जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीन का परीक्षण करना, टेस्ट करना आसान है। इसको देखते टेस्ट करके। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। ये तीन चीज़ आपको चाहिए इन तीनों की परीक्षण करने के लिए, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। आपको कुछ प्रखनलियों तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। प्रखनली मतलब टेस्ट ट्यूब की भी आवश्यकता होगी, जिससे क्या होगा कि शीशा का ग्लास का बना रहता है, जिसमें बाहर से सब चीज़ दिखता है, अब अंदर में उसमें जो भी डालना है दिखेगा, बाहर से क्या क्या उसका प्रतिक्रिया हो रहा है वो चीज़ डालने से। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। ये जो टेस्ट है उसको पका हुआ खाना पर या कच्चे पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इस पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। कभी भी अब कभी लैब में घुसते हैं या कोई भी किसी भी प्रकार की परीक्षण टेस्ट करते हैं, तो उसको ना ही आपको चखना है और ना ही उसको टेस्ट करना है। मतलब जीभ में, मुंह के अंदर कभी भी गलती से भी नहीं रखना। बहुत सारा ऐसा परीक्षण होता है जिसमें वो पॉइजन बन जाता है, चाहे वो जो टेस्ट लिक्विड होता है उसमें भी बहुत सारा चीज़ नुकसानदायक चीज़ होती है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। अगर आप वो जो लिक्विड है जो हम लोग तीन अभी देखे, क्या क्या देखे, सोडियम को क्या है, सोडियम, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ये तीन अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनों से भी इसको तैयार कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट अब हम लोग देखेंगे कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, लेकिन उसमें भी कार्बोहाइड्रेट में भी कई प्रकार के होते हैं। उसका दो भाग होता है, मंड तथा शर्करा। मंड तथा शर्करा। मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अब क्या करना है इसको, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल बनाने से बन जाता है। मतलब आप घर पर तैयार कर सकते हैं। इसका 3 विधियाँ दिए हुए हैं। तीसरा है 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। इसका आसानी से हम लोग परीक्षण कर सकते हैं अगर मंड है तो। पहला क्या करेंगे,
कैसे जानेंगे कि इसमें मंड है? कि मंड क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब कि अगर आयोडीन विलयन 2-3 बूंद डालेंगे, उसमें कोई कच्चा पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है कच्चा, और उसमें अगर आयोडीन का 2-3 बूंद डालने पर अगर उसका रंग में परिवर्तन होता है और वो रंग नीला या काला हो जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि इस खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है। ये याद रखिएगा कि मंड को टेस्ट करने के लिए उसमें आयोडीन विलयन डालते हैं, और आयोडीन विलयन डालने के बाद उसका रंग नीला या काला होता है मंड की स्थिति में। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षण को सारणी 2.2 में लिखिए। मतलब और भी किसी में दोहराने के लिए बोला जा रहा है, अब दोहरा सकते हैं। अब प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन कैसे जानेंगे कि प्रोटीन है कि नहीं उस पदार्थ में? प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। मतलब अगर प्रोटीन की जांच करना है कि किसी पदार्थ में है कि नहीं, तो सबसे पहले उसका पेस्ट करना है। पेस्ट मतलब पीस लेना है, पान थोड़ा सा, मतलब पूरा पतला नहीं, पूरा टाइट भी नहीं, मतलब पीस लेना है, पेस्ट करना है। और या तो उसको चूर्ण बनाना है, चूर्ण मतलब उसको चूर देना है, भुरभुरा टाइप का बना लेना है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। मतलब उसका जो चूर्ण या पेस्ट है उसको खाद्य पदार्थ एक साफ परख नली, मतलब परख नली मतलब होता है वही जिसमें टेस्ट ट्यूब जिसको बोला जाता है, परख नली में डाल देना है। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाइए। 10 बूंद क्या करना है, उसमें जल डालना, उसको साफ हिलाना है अच्छी तरह से। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। कुछ मिनट के लिए हिलाकर उसको क्या करना, परख नली को रख देना है। आपने क्या देखा? उस परख नली को देखने के बाद उसमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ? रंग में परिवर्तन हुआ, चाहे किसी प्रकार की और परिवर्तन आपको देखने को मिलता है क्या? परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। बैंगनी रंग क्या दिखाता है? खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति। और मंड में अगर मंड देखना रहता था, उसका कलर क्या होता था? नीला या काला। अब आप इन परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। हम लोग अभी तक देख लिए मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक भाग है। मंड के परीक्षण को देख लिए, आप प्रोटीन का परीक्षण को भी देख लिए। प्रोटीन को भी टेस्ट करके देख लिए कि कैसे टेस्ट किया जाता है, कब जानेंगे कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। वसा के लिए परीक्षण। अब हम लोग वसा के लिए देखेंगे। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट ना जाए। मतलब वसा क्या है? वसा को क्या करना है, लेना है, उसको एक साफ पेपर या कागज़ पर उसको लपेट के कूटना है, लेकिन पेपर या कागज़ फटना नहीं चाहिए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और कागज़ को सीधा करना और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। अगर उस पर तेल का धब्बा जैसा दिखाई पड़ता है तो ही क्या है? वसा है, जिसको हम लोग फैट कहते हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ को क्या करना है, किसी प्रकाश मतलब लाइट के पास लाना है और देखना है कि क्या इसमें धुंधला दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। उस कागज़ में जो धब्बा है उसको क्या है? वसा की स्थिति को दर्शाता है कि इसमें वसा है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए। मतलब अगर उसमें पानी की मात्रा अगर पेपर पर चाहे कागज़ पर है तो उसको थोड़ा थोड़ा रगड़ना है, उसको सुखा देना है।
ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। मतलब अगर वो धब्बा नहीं है तेल का तो वसा उपस्थित नहीं होगा। आप देखे होंगे सरसों का तेल निकालते हुए, चाहे अभी जो इधर के लोकल में देखे होंगे जिसको महुआ बोलते हैं, महुआ का पेड़, महुआ गिरने के बाद उसके बाद एक फल आता है जिसको बोलते हैं कोण, चाहे कोड़ी, उसका एक बीज का जो दाना है दाल जैसा, उसको निकाल के उसी तरह से एक लकड़ी वाला चीज़ में उसको दबा के तेल निकाला जाता है। तो जब वो किसी भी तेलीय बीज या तेल निकलने वाला बीज जो है सीड्स, उससे हम लोग निकालते तो उसका क्या करते, पहले चूर्ण करते हैं, उसको पीसते हैं पेस्ट के रूप में, एक चूर्ण के रूप में, और उसके बाद उसको कपड़ा में डाल के और उसका किसी चीज़ को रख के दबाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे तेल निकलता है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं ना हो? मतलब ऐसा कोई भी है, चाहे ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ है जिसमें एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। मतलब हम लोग 3 पोषक तत्वों के विषय में अभी देखे, क्या क्या देखे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। विटामिन तथा खनिज लवण पोषक जैसे पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? जितना भी हम लोग अभी पोषक देख रहे हैं वो हमारे लिए क्यों आवश्यकता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यकता है? इसकी क्या भूमिका होती है हमारे शरीर में? क्यों चाहिए हमारे शरीर को? ये हमारे शरीर के लिए क्यों इतना ज़रूरी है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? ये सब पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करता है? हम लोग को क्यों ये सब की ज़रूरत होती है? इसके विषय में हम लोग अभी देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा मतलब बल प्रदान करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हम सभी लोगों की बल की आवश्यकता होती है। अगर मान के चलते हैं 5 साल का बच्चा, अगर उसको बोल दिया जाए 25 केजी उठाने के लिए तो उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके पास बल नहीं है। अगर वही 20-22 साल का बच्चा, चाहे 18-20 साल का बच्चा अगर बोलेंगे कि 25 केजी उठाइए तो वो आराम से उठा सकता है, क्योंकि उसके पास बल है, ऊर्जा है। तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा ऊर्जा मिलता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा जो है फैट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उससे भी हम लोग को ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट में जितना हम लोग को ऊर्जा मिलता है उससे कहीं ज़्यादा वसा से ऊर्जा मिलती है। मतलब वसा कार्बोहाइड्रेट के सापेक्ष में ज़्यादा हम लोग को ऊर्जा देते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये दोनों से हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। अब देखिए वसा के कुछ स्रोत और पादप स्रोत, जंतु स्रोत। वसा का 2 स्रोत है, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तब ए नंबर का जो है वो पादप स्रोत है, बी नंबर का है जंतु स्रोत है। देखिए पादप स्रोत क्या है वसा का? तेलीय जितना भी चीज़ है, जैसे मान के चलते मूंगफली है, गिरी है, तिल है और सोयाबीन तेल, नारियल तेल, सरसों का तेल, ये सब क्या है? वसा का ही चीज़ है। और ये किससे मिलता है? पादप से मिलता है। अब जंतु का स्रोत मछली है, अंडे है, दूध है, क्रीम है, मक्खन है, घी है, मांस है, ये सब क्या है? जंतु स्रोत है वसा का। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का क्या है? कार्बोहाइड्रेट हम लोग को किससे किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं मक्का है, आम है, तरबूज है, पपीता है, गन्ना है, आलू है, शकरकंदी है, गेहूं है, चावल है, बाजरा, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ये सब हम लोग को खाने से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब नीचे भी इसमें दिया गया है प्रोटीन के कुछ स्रोत। पादप स्रोत प्रोटीन के लिए और जंतु स्रोत प्रोटीन के लिए। तो पादप स्रोत क्या है प्रोटीन के लिए? प्रोटीन हम लोग को मिलता है सोयाबीन में, राजमा में,
तरऊ, तुअर दाल में, मूंग में, चना में, मटर में, इस सब में हम लोग को क्या मिलता है? प्रोटीन। और जंतु स्रोत से क्या मिलता है? प्रोटीन कौन किस में रहता है? प्रोटीन अंडा में रहता है, पनीर में, मछली में, मांस में, दूध में, इस सब में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर की वृद्धि, मतलब शरीर का वृद्धि होने के लिए, बढ़ने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और स्वस्थ मतलब अच्छा रहने के लिए, ना बीमार पड़े, इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन को किसको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा को। कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या कहा जाता है? ऊर्जा देने वाला भोजन। लेकिन शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है। प्रोटीन जिससे मिलता है उसे। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो है हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों मतलब हड्डियाँ, आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन क्या करता है? प्रोटीन क्या करता है? शरीर को बढ़ाता है, बढ़ने में मदद करता है। लेकिन विटामिन क्या करता है? ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। जैसे आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। स्वस्थ मतलब अच्छा रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन का अलग अलग नाम होता है, जिसमें से कुछ यहाँ दिया गया है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब अल्प मात्रा मतलब थोड़ी, ऐसा नहीं कि पूरा भर भर के, थोड़ा मोड़ा में ही हम लोग का चल जाता है। विटामिन थोड़ा ही हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। विटामिन ये हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। त्वचा मतलब स्किन, चमड़ी जो है वो स्वस्थ रखता है और आँख को भी स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है? हमारे शरीर में जो रोग है उससे लड़ने में मदद करता है। विटामिन ए क्या करता है? त्वचा और आँखों की स्वास्थ्य रखता है, मतलब अच्छा बीमार नहीं होने देता है। विटामिन सी हमारे शरीर लड़ने में मदद करता है बाहरी बीमारी से। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी क्या करता है? अस्थियों और दांतों के लिए मदद करता है, कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में दिखाया गया, जो अभी हम लोग देखें। भरपूर ये सबसे विटामिन मिलता है। अब कुछ खनिज लवणों के स्रोत हैं। खनिज लवण का क्या क्या स्रोत है देख लीजिए। इसमें आयोडीन के कुछ स्रोत हैं, पालक हैं, अदरक हैं, इस सब में आयोडीन मिलता है। उसके बाद फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं, दूध है, केला है, मिर्च है, चावल है, गेहूं है, इस सब से क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है। लोहे के कुछ स्रोत हैं, पालक है, सेब हैं, इस प्रकार से जितना दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? लोहे का स्रोत है। कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं, दूध है, अंडा है, ये सब कैल्शियम का स्रोत है। अब यहाँ थोड़ा सा आप सुने होंगे कभी कि सूर्य के रोशनी में बैठने से, धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी मिलता नहीं है। विटामिन डी हमारे शरीर में उसके साथ उपस्थिति में बनाते हैं। सूर्य के किरण की उपस्थिति में हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। मतलब बहुत सारा भी भाग दौड़ के जीवन में इतना समय कम है, आदमी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिसके कारण अभी आदमी के शरीर में विटामिन डी की भी कमी देखने को मिलती है। जबकि ये अगर सूर्य के प्रकाश में सिर्फ रहा जाए, उसी से ही विटामिन डी हमारे शरीर निर्मित कर लेता है, फिर भी कमी देखने को मिल रहा है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। शरीर के उचित विकास मतलब अच्छा विकास होने के लिए और उसका स्वस्थ रहने के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दिखाया गया है, जो अभी हम लोग पढ़े।
अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। अधिकांश लगभग सभी खाद्य पदार्थ में क्या होता है, एक से अधिक पोषक तत्व उसमें होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रश्नों को लिखते समय इस बात को अवश्य ध्यान देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। मतलब किसी में क्या है कि सब में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, लेकिन किसी में क्या होता है कि कुछ एक पोषक तत्व सबसे ज़्यादा होता है और बाकी सब थोड़ा थोड़ा कम होता है उससे। तो जो ज़्यादा होता है उसी के नाम प्रचुरता के नाम से जाना जाता है। कि अगर किसी में अगर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में है और विटामिन उसमें कम है तो बोला जाता है कि ये जो सामान है, चाहे ये जो खाद्य पदार्थ है, इसमें पोषक तत्वों की प्रधानता देखी जाती है, चाहे पोषक तत्व इसमें ज़्यादा है। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। समृद्ध मतलब ज़्यादा उसमें है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी मतलब वही रुक्षांश, आहारी मतलब रुक्षांश की आवश्यकता होती। हम आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब जैसे हमारे भोजन जो हम लोग भोजन करते हैं, अगर उसमें रुक्षांश नहीं रहे, रुक्षांश का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जैसे खाना खाते हैं तो टोटल का टोटल शरीर उपयोग नहीं कर लेता है। उसमें से कुछ जो बचता है, जो नहीं उपयोग करने जैसा रहता है, वो हमारे शरीर में क्या होता है, लैट्रिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। तो लैट्रिन के जो माध्यम से बाहर निकलता है वही रुक्षांश है। क्योंकि मान के चलते हैं, अगर ऐसे आप जैसे लोहा, आयरन की कमी हमारे शरीर में होता है, कैल्शियम की कमी होता है, तो क्या हम कैल्शियम आयरन ऐसे खा नहीं सकते हैं? किसी न किसी जो पादप है, चाहे पादप का उत्पाद है, उसमें रहेगा, उस चीज़ को खाएंगे, जो उसमें रहेगा बाकी निकल जाएगा, वो शरीर उपयोग कर लेगा, जो बाकी बचा चीज़ रहेगा वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो वही रुक्षांश है। अगर वो हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ कैसे जाएगा शरीर में, चाहे शरीर से कैसे निकलेगा गंदा चीज़। तो रुक्षांश हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। मतलब जल जो हमारे शरीर की आवश्यकता होता है मुख्यतः वो बहुत सारा चीज़ों में काम आता है, जैसे पसीना निकलता है, मूत्र निकलता है। तो जल हम जो खाना खाते हैं उससे भी हम लोग जल का पूर्ति हो जाता है, क्योंकि खाना जो बनाते हैं उसमें भी जल देते हैं। चाहे जो पादप खाते हैं, पादप में भी जल की मात्रा होता है, चाहे पादप का जो उत्पाद है उसमें भी जल की मात्रा होती है। जैसे टमाटर में भी जल की मात्रा होती है, तरबूज में भी जल की मात्रा होती है। तो अगर हम लोग उसको सेवन करेंगे तो क्या जल हमारे शरीर में नहीं जाएगा? अगर फिर भी इसके बाद भी हमारे शरीर को अगर पानी की कमी महसूस होती है तो हम लोग को प्यास लगता है और पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में उससे भी पूर्ति हो जाती है। वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, इससे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छिला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं हो? ऐसा नहीं अभी तक देखेंगे जिसमें पानी की मात्रा नहीं हो। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। संतुलित आहार।
सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। जो हम पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसको आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। मतलब हमारे शरीर की उचित विकास और उसका जो वृद्धि है वो होने के लिए, चाहे अच्छा स्वस्थ रहने के लिए जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो उस खाना में होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग स्वस्थ हो पाएंगे। उसी को बोलते हैं संतुलित आहार। कोई भी पोषक तत्व ना अनावश्यक से अधिक हो और ना ही कम। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई भी पोषक तत्व हो, बहुत कम भी कोई पोषक तत्व नहीं होनी चाहिए। जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है उतने पोषक तत्व होना चाहिए। अगर ज़्यादा होता है उसमें भी हम लोग के लिए, शरीर के लिए नुकसान है, और कम है उसमें भी शरीर के लिए नुकसान है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। रुक्षांश और जल भी होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं इस प्रकार के आहार को। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? मतलब प्रत्येक जितना भी लोग हैं, आदमी हैं, सभी को एज के अनुसार से आहार की आवश्यकता पड़ती है कि सभी को एक ही आहार की आवश्यकता पड़ती है? जो बच्चा है उसको दूध उसको चाहिए, जो थोड़ा बड़ा है खाना उसको चाहिए, और जो मान के चलते हैं हम लोग जैसा है उसको तो खाना चाहिए, वो दूध से उसका काम नहीं चलेगा। तो क्या सभी को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? संतुलित आहार जो हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करती है। जैसे जो ज़्यादा बल का काम कर रहा है उसको ज़्यादा बल वाला जो खाना है उसको मिलना चाहिए, तभी जाके तो बल का काम कर पाएगा। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग या चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। अल्प व्यय मतलब कुछ कम समय में भी वो संतुलित आहार ले सकता है। उचित प्रकार के भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। मतलब उचित प्रकार के भोजन करने से भी पर्याप्त नहीं है, आपको उसका उचित तरीके से भोजन को पकाना भी चाहिए ताकि उसका, अगर उचित तरीके से नहीं पकाएंगे तो उसमें जो पोषक तत्व बर्बाद हो जाएगा, किसी कारण से नुकसान हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं जब हम लोग खाना बनाते हैं उस समय क्या होता है? पकाते टाइम कुछ जो पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाए तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। अगर उसका छिलका पहले निकाल के अगर धोते हैं सब्जी और फल को तो उसमें जो विटामिन है वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पहले धो लेना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। सब्जी और फल के त्वचा मतलब उसका स्किन में बहुत प्रकार के महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से क्या होता है, उसमें उपस्थित विटामिन जो भी क्या होता है, विटामिन कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वास्थ्य बढ़ता है। जो हम लोग खाना पकाते हैं उसमें भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसीलिए हम लोग उसको पकाते हैं। स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। पकाने में क्या होता है, कुछ पोषक तत्वों की हानि होती है, लेकिन स्वाद बढ़ाने के लिए उसको हम लोग पकाते हैं। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है। अगर जल का जितना उपयोग हम लोग को करना चाहिए उससे ज़्यादा उसमें पानी उपयोग कर देंगे तो क्या होगा, उसको फेंकना पड़ेगा। और फेंकने से क्या होता है, बहुत सारा लाभप्रद जो प्रोटीन है, खनिज लवण है, वो उसको हानि हो जाती है। मतलब क्या है कि जितने ज़रूरत है उतने उसमें पानी देना, वही बोलता है बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभप्रद प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से
गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। पकाने में क्या होता है, विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है पकाने के टाइम में। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को शामिल करें? ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग जो आहार मतलब जो खाना खाते हैं उसमें फल और सब्जी का कच्चा सब्जी का उपयोग करें कुछ कुछ, ताकि हम लोग को सही से मिल पाए, पोषक तत्व मिल पाए। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। मतलब इसमें हम लोग अभी बोले हैं कि कार्बोहाइड्रेट की सापेक्ष में वसा ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो बूझों ने सोचा कि अगर हम लोग वसायुक्त खाना ज़्यादा खाएंगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट उस सेवन करने लगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। मतलब वो सब जो है क्या, यही सब चीज़ वो खाया और वो कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इतना जितना ज़्यादा हम लोग वसायुक्त भोजन खाएंगे उतना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अगर हम लोग ज़्यादा वसायुक्त भोजन खाते हैं, तेल का सामान ज़्यादा खाते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। इसीलिए जब जो आदमी मोटा हो जाता है, चाहे जिसको मोटा होने का डर लगता है, वो थोड़ा तेल वाला सामान थोड़ा कम खाने का कोशिश करें, वो परहेज करें, उसका मोटापा धीरे धीरे अपने घट जाएगा। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, मतलब पर्याप्त खाने के लिए कोई व्यक्ति है जिसको खाना जितना चाहिए उतना भोजन उसको मिल रहा है, और एक व्यक्ति जो है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। वो जितना खाना चाहिए उसको उतना मिल रहा है, लेकिन उसके पोषक में कभी कभी क्या होता है, कमी हो जाता है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। मतलब जिसका अगर मान के चलते हैं विटामिन सी अगर उसके शरीर में नहीं पहुँच रहा है खाने के माध्यम से, तो उसका शरीर धीरे धीरे बीमार होते जाएगा, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की कमी विटामिन सी हो रही है। और लंबा समय तक रहा तो श्योर है कि बीमार हो जाएगा। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। रोग मतलब बीमारी, विकृतियां मतलब जो हम लोग अच्छा है वो अच्छा नहीं रहेंगे, बीमार हो जाएंगे। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। पोषकों के कारण होते हैं, पोषक तत्वों के कारण अभाव के कारण होते हैं, उसको बोलते हैं अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, चाहे पर्याप्त पोषक तत्व नहीं ले रहा, तो उसको कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। वृद्धि मतलब बड़ा नहीं होगा। अगर लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी रहा तो उससे उसका शरीर क्या है, नहीं बढ़ेगा, अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल मतलब कमज़ोर हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, चल भी नहीं पाएगा। असमर्थ मतलब चल भी नहीं पाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवण से विभिन्न विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। अभी जो नीचे एक टेबल आएगा जिसमें हम लोग को देखने को मिलेगा इसका कि कौन कौन सा पोषक तत्व कमी होने से क्या क्या बीमारी हो सकता है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। जितना भी हम लोग के अंदर बीमारी आता है पोषक तत्वों की कमी के कारण, उसको अगर संतुलित आहार लिया जाए तो पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सकता है और बीमारी से बचा जा सकता है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। क्या करता है? सुनिश्चित करता है। अब एक टेबल यहाँ दिया गया है, जिस टेबल में लिखा गया है कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार क्या क्या है। पहले ऊपर दिया गया है विटामिन, खनिज और अभावजन्य रोग
विकार लक्षण। विटामिन ए की अगर कमी होती है तो दृष्टता क्षीणता दृष्टिहीनता होगा। क्षीणता दृष्टिहीन होगा मतलब थोड़ा अंधापन होगा। इसमें क्या लिखा है लक्षण में? कमजोर दृष्टि मतलब कम दिखाई देगा, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, मतलब क्षीणता दृष्टिहीनता अगर देखा जाए तो विटामिन ए के कारण से होता है, कमी होने के कारण से। विटामिन B1 अगर कमी होता है तो बेरी होगा, जो दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी होगी। विटामिन सी कमी होने से स्कर्वी होगा रोग, जो मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी अगर कमी हुआ तो रिकेट्स होगा, जो अस्थियों मतलब हड्डियाँ, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अगर कमी है तो अस्थियां और दंतक्षय होगा, कमज़ोर अस्थियां मतलब कमज़ोर हड्डी, और दंतक्षय मतलब दांत भी खराब होने लगेगा। आयोडीन घेंघा जिसको बोलते हैं, ये गर्दन में होता है, गला में होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता होगा। लोहा का अगर लोह का कमी होगा, लोहा का अगर कमी होगा तो अरक्तता आएगा। अरक्तता मतलब ब्लड की कमी होगी, कमजोरी होगा जिसमें, इसका लक्षण है। इसमें हम लोग 2-3 कुछ शब्द आया है जो हम लोग देख सकते हैं। संतुलित आहार क्या है? जिसमें हम लोग के सभी प्रकार के जितना हमारे शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता है उतना मिले वैसा खाना हम लोग को खाना है, अलग अलग प्रकार के खाना, ताकि हमारे शरीर को हर एक पोषक तत्वों की आवश्यकता पूर्ति है, उसे क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। बेरी किसके कारण होता है? विटामिन B1 के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का ऊर्जा वाला पोषक तत्व है, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है मंड और शर्करा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक प्रकार का बल है जो हमें किसी भी काम करने में मिलता है, चाहे काम करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। वसा एक प्रकार का फैट है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है, एक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। खनिज क्या है? खनिज भी हम लोग देख लिए। पोषक क्या है? पोषक भी देख लिए। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी देख लिए कि क्या है। रुक्षांश क्या है? रुक्षांश भी, स्कर्वी, मंड और विटामिन, इतना सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब सीखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ये सभी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़े। इसका क्वेश्चन आंसर इसको देख लेना है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखें, अभी जो बताए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। उसके बाद इसमें निम्नलिखित के नाम लिखना है। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा। इस प्रकार से सबको लिखना है एक करके। आप अगर ध्यान से चैप्टर को पढ़े होंगे तो ज़रूर समझ में आया होगा क्या है नहीं है। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए कार्य करते हैं, इसमें भी देखना है। विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अब इसमें पूरा का पूरा बहुत इजी है, अब इस देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी तक हम लोग क्या देखे? चैप्टर 1 में देखे भोजन कहाँ से आता है, मतलब भोजन हम लोग को जो मिलता है वो कहाँ कहाँ से आता है। अभी हम लोग देखे दूसरा चैप्टर में देखे कि भोजन के घटक का मतलब है कि भोजन हम लोग जो खाते हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है। दोनों चीज़ हम लोग देख लिए। अगर दोनों चैप्टर आप देखे होंगे तो आपको पूरी तरह से बहुत सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारा चीज़ अगर अच्छा लग रहा है, आपके फ़ायदेमंद लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसको भी भेज दें, ताकि उसको भी फ़ायदा हो। आने वाले अभी आप 6 में अगर पढ़ रहे हैं, चाहे अगर कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं, तो NCERT ऐसा विषय है जिसमें आपको ये सब चीज़ को पढ़ना ही होता है, और इसको पढ़ने से आपको बहुत आगे जाके फ़ायदा होगी। धन्यवाद।